आज की क्लास में हम माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड 100+ एमसीक्यूज करने वाले हैं। लास्ट क्लास एक अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था। आज की क्लास में एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कुछ और बातें एक बार जानेंगे। अब जैसे कि जो नया अपडेटेड सिलेबस आया है उसमें माइक्रो प्रोसेसर अलग से मेंशन किया हुआ है, तो इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे रह जाती है जो मैंने उस क्लास में डिस्कस नहीं करी थी। तो पहले हम वो टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे एंड देन हम अपने एमसीक्यूज को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास हमारी। अब यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहली एक टर्म यहाँ पे यूज होती है वो है डीएमए। नाम आपने सुना होगा, डीएमए। डीएमए की फुल फॉर्म होते हैं। यहाँ पे हम इनके जो की पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे, ज्यादा डीपली में नहीं जाएंगे, ओनली की पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, डीएमए की फुल फॉर्म है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। सॉरी, डीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। और डीएमए क्यों यूज किया जाता है? तो डीएमए यूज होता है टू ट्रांसफर data between to or from input output devices। मतलब यहाँ पे डीएमए आपका किस लिए यूज हो रहा है? आपका डीएमए यूज हो रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? यहाँ पे डीएमए का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे सीपीयू प्रोसेसर इन्वॉल्व नहीं होता। जब यहाँ पे डीएमए डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो सीपीयू इन्वॉल्व नहीं होगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डीएमए है उसकी स्पीड क्या रहेगी? इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। किस लिए यूज हो रहा है ये? टू इंक्रीज स्पीड ऑफ ऑपरेशन। क्योंकि जब आप सीपीयू से डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे ज्यादा क्लॉक साइकिल्स की रिक्वायरमेंट होती है और डीएमए से डेटा ट्रांसफर करने में हमें कम क्लॉक साइकिल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए ये स्पीड को भी इंक्रीज करता है। तो ये था डीएमए के बारे में। अगर डीएमए पूछ लिया जाए कि डीएमए कितने मेथड्स यूज करता है, तो यहाँ पे देखिए डीएमए 2 मेथड यहाँ पे यूज करता है ट्रांसफर करने के लिए। फर्स्ट मेथड का नाम है साइकिल स्टीलिंग। फर्स्ट मेथड जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो है साइकिल स्टीलिंग एंड सेकेंड मेथड जो यहाँ पे यूज होता है वो है बल्क ट्रांसफर। तो थोड़ा सा नाम से समझने की कोशिश करिएगा। साइकिल स्टीलिंग, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ पे आपका डेटा कब ट्रांसफर होगा? जब आपका सीपीयू बिजी है तब यहाँ पे डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है। तो साइकिल स्टीलिंग को हम ये कह सकते हैं कि द डेटा ट्रांसफर इज डन व्हेन CPU is busy in other last। ठीक है, ये इसके बारे में हमने समझा कि यहाँ पे उसने साइकिल एक चुरा ली और अपना डेटा भेज दिया। बल्क ट्रांसफर में क्या होता है? बल्क ट्रांसफर में आपका सारा डेटा एक साथ ट्रांसफर होता है। कब? आफ्टर डीएमए एक्नॉलेजमेंट। ऑल डेटा इज ट्रांसफर्ड after data acknowledgement, after DMA acknowledgement। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आया डीएमए के बारे में। और यहाँ पे ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये सब कौन मैनेज करता है? तो इसके लिए यहाँ पे एक डीएमए कंट्रोलर होता है। कौन मैनेज करता है ये सब चीजें? डीएमए कंट्रोलर मैनेज करता है। चलिए, ये था डीएमए के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए,
नेक्स्ट नाम आएगा इसमें, आप समझिए इंस्ट्रक्शन सेट का। नेक्स्ट क्या टॉपिक है यहाँ पे हमारा, छोटा सा इंस्ट्रक्शन सेट, और इसे ISA भी कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। अब इंस्ट्रक्शन सेट जैसे नाम से हमें पता क्या चल रहा है कि यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस का एक पूरा सेट होगा, तो वही ये चीज कहती है कि ग्रुप ऑफ कमांड्स। किसका सेट है ये, किसका ग्रुप होगा, ये ग्रुप ऑफ कमांड्स का होगा फॉर ए सीपीयू। एक सीपीयू में जितने भी पॉसिबल इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं उन सब का क्या है, ये पूरा एक सेट होता है और उसे इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है। बेसिकली ये दो इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, लेकिन अभी हम क्वेश्चन आ जाए कि कितने होते हैं तो हम तीन को पढ़ते हैं, तीन इंस्ट्रक्शन सेट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं, नाम देख लीजिए, नाम इंपॉर्टेंट है, CISC और सेकंड है यहाँ पे RISC एंड थर्ड है EPIC। फुल फॉर्म होती है CISC की कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग या कंप्यूटर। CISC सिस्क, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिस्क की फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। एंड एपिक की फुल फॉर्म होती है एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर। सी से कंप्यूटर भी बनता है और कंप्यूटिंग भी बनता है। क्या क्या फुल फॉर्म हुई, फिर से रिपीट कर देती हूँ, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर। सिस्क के बारे में इतना समझिएगा कि इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, लार्ज सेट होता है, ठीक है। रिस्क के अंदर क्या होता है कि आपके इंस्ट्रक्शन सेट को रिड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया गया, जो मेन है उन्हीं को यहाँ पे रखा गया। थर्ड आता है एपीक। एपीक क्या करता है, एपीक आपका जो हमारे इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को एनहेंसमेंट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है ये, टू फैसिलिटेट कंपाइलर एनहेंसमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। या फिर आप इतना समझ सकते हो कि एपीक पैरेलल इंस्ट्रक्शंस को यूज करता है। किसको यूज करता है, एपिक पैरेलल इंस्ट्रक्शंस को यूज करता है। और यहाँ पे कंपाइलर का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। किसका रोल रहेगा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कंपाइलर का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो ये यहाँ पे मेन बातें थी इन्हीं के बारे में। अब जो नेक्स्ट हमारा इसमें आता है, नेक्स्ट टर्म आपकी आती है ऑपरेंड। नेक्स्ट टर्म क्या आती है, ऑपरेंड। और ऑपरेंड का मतलब आप समझते होंगे कि ऑपरेंड को हम डेटा भी कह देते हैं। ऑपरेंड को क्या कह देते हैं, डेटा कह देते हैं। टाइप्स की अगर बात की जाए, टाइप्स ऑफ ऑपरेंड कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे देखिए एड्रेसेस। एड्रेसेस क्या हो सकते हैं, यहाँ पे ऑपरेंड हो सकता है, डेटा हो सकता है। नंबर, कोई नंबर यहाँ पे ऑपरेंड हो सकता है, उसके जैसे कि इंटीजर, फ्लोटिंग, डेसिमल। कोई कैरेक्टर यहाँ पे ऑपरेंड बन सकता है। लॉजिकल डेटा ऑपरेंड बन सकते हैं। तो ये चार यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेंड। इनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप इनसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया लेके टिक कर सकते हो अपने ऑप्शंस को। आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ पे किसकी, ऑपरेशंस की। ऑपरेशन क्या होते हैं, जो आप ऊपर हमारे ऑपरेंड दिए गए हैं उन ऑपरेंड पे आप कोई क्या कर रहे हो, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो यहाँ पे, जिससे हमें कोई रिजल्ट मिलेगा। टाइप्स ऑफ ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो कौन कौन से ऑपरेशंस हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं वो देख लीजिए एक बार। तो जो सबसे पहला नाम आता है वो है डेटा ट्रांसफर। पहला नाम क्या है यहाँ पे, डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो सकता है। सेकंड है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। थर्ड आपका आता है लॉजिकल ऑपरेशंस एंड फोर्थ हमारा है कन्वर्जन।
फोर्थ क्या है आपका? कन्वर्जन। फिफ्थ है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। सिक्स्थ हमारा है सिस्टम कंट्रोल ऑपरेशन। एंड सेवंथ है ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे हमें नाम पता होने चाहिए जिससे कि अगर ये पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता तो हमें वो पता होना चाहिए कि होते कौन कौन से हैं। तो ये यहाँ पे ऑपरेशंस की हमने बात करी। नेक्स्ट इसमें चलिए बात कर लेते हैं हम मशीन। मशीन की नहीं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सबसे मेन टॉपिक है यहाँ पे हमारा एड्रेसिंग मोड का। किसकी बात कर लेते हैं? एड्रेसिंग मोड्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एड्रेसिंग मोड। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले एड्रेसिंग मोड का नाम आता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। पहला नाम क्या है? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। और ये कौन सा एड्रेसिंग मोड होता है? जिसमें डेटा डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में गिवन हो। क्या हो इसमें? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में जो डेटा होता है वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दिया होता है, जैसे कि ऐड 05। तो यहाँ पे आपका जो डेटा है 05 वो आपको डायरेक्टली मेंशन है आपके इंस्ट्रक्शन के अंदर। और ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5 को आपको ऐड करना है किस में? एक्यूमुलेटर में। कोई रजिस्टर मेंशन नहीं होता तो एक्यूमुलेटर यहाँ पे हम लेके चलते हैं। ऐड इमीडिएट डेटा टू एक्यूमुलेटर, या इसकी जगह आपको इस टाइप से भी अगर दिखाई दे तो #5 या फिर 5#। तो इसका मतलब क्या है? ये भी इमीडिएट ही डेटा है जिसमें आप डायरेक्टली डेटा को दे रहे हो। इतना हमें समझ में आया। अब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड से दो टर्म्स याद रख लेना। एक तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। अगर आपको क्वेश्चन में लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहीं पूछा जाए कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे कैरी करती है, और ऑप्शंस में आपको लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का नाम कहीं पे दिख जाए और दूसरा कांस्टेंट एड्रेस, ये दो टर्म यहाँ पे समझ लीजिएगा। ये दो टर्म, ये मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक से बता रही हूँ कि अगर ये दो टर्म आपको दिख जाए और इमीडिएट का क्वेश्चन हो तो आप उसमें इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को यहाँ पे करेक्ट करेंगे। सेकंड बात कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड जो एड्रेसिंग मोड आता है वो है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। और इसके अंदर जो आपका डेटा है स्टोर्ड इन सेम रजिस्टर। यहां से सिर्फ दो ही क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन इसकी डेफिनेशन से पूछ लिया जाता है और सेकंड होता है जो या प्रॉपर्टी से पूछ लिया जाता है, और सेकंड है जो आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, मोड का नाम पूछ लेगा, या फिर मोड दे दिया जाएगा और एग्जाम्पल कौन सा होगा ये पूछ लिया जाता है। तो डेटा इज स्टोर्ड इन सेम रजिस्टर, वो क्या हो गया आपका? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। और एग्जाम्पल की देखें तो यहाँ पे ऐड बी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होगा? डेटा इज स्टोर्ड इन रजिस्टर बी। थर्ड मोड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए थर्ड मोड है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और इसे हम एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड भी कह देते हैं। थर्ड कौन सा आता है आपका? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और इसे हम एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड भी कह देते हैं। इसके बारे में देखिए ये क्या कहता है मोड। इस मोड में डेटा इज स्टोर्ड इन सेम मेमोरी लोकेशन। कहां पे स्टोर हो रहा है यहाँ पे डेटा आपका? सेम मेमोरी लोकेशन के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है। और जो एड्रेस होगा उस मेमोरी लोकेशन का वो आपको इंस्ट्रक्शन में गिवन होगा। एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन इज directly given in instruction, is directly given in instruction। क्या बातें यहाँ पे? दो बातें क्या देखनी है हमें? डायरेक्ट या एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड के अंदर जो आपका डेटा है वो
सेम मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा, जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आपको इंस्ट्रक्शन के अंदर डायरेक्टली मेंशन है। वो क्या हो गया आपका डायरेक्ट या एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड हो गया। ठीक है, अब इसका एग्जांपल यहां पे देखिए LDA 2050, और इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि यहां पे हमें लोड करना है, लोड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 2050 टू रजिस्टर ए। मतलब ये यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन दी गई है 2050, क्या है ये एक मेमोरी लोकेशन है, और इस मेमोरी लोकेशन के अंदर जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे एक मेमोरी है और इसका एड्रेस कितना है 2050, और इस 2050 के अंदर लिखा हुआ है 19, तो ये डेटा यहाँ पे यूज होगा क्योंकि आपको डायरेक्टली यहाँ पे एड्रेस मिला है, और ये एड्रेस के अंदर जो भी डेटा है उस डेटा को LDA का मतलब क्या है लोड, आपको लोड करना है। किस में लोड करोगे आप एक्यूमुलेटर में। ए का मतलब क्या है यहाँ पे एक्यूमुलेटर। तो ये क्या था हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अभी फोर्थ आता है इसके अंदर हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। फोर्थ क्या है आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो यहां पे देखिए क्या कहता है ये मोड कि डेटा, ये आपका जो डेटा है वो किसी मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर है। सबसे पहली बात क्या कही गई इसके अंदर कि आपका डेटा किसी मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर है, और वो मेमोरी लोकेशन भी किसी रजिस्टर के अंदर स्टोर है, एंड मेमोरी लोकेशन इज स्टोर्ड इन अनदर रजिस्टर विच इज गिवन इन इंस्ट्रक्शन। तो ये बात हमें समझ में आई, विच इज गिवन इन इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे दो बातें देखनी है आपको। पहली बात क्या है कि आपका डेटा एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर है। डायरेक्ट के अंदर भी मेमोरी लोकेशन में स्टोर था, लेकिन डायरेक्ट में आपको मेमोरी लोकेशन डायरेक्टली मेंशन थी, लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर आपकी मेमोरी लोकेशन फिर किसी दूसरे रजिस्टर के अंदर स्टोर है। एग्जाम्पल से समझिए यहाँ पे कि एड MAR, ये यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन मेंशन है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो AR है, यहाँ पे ये जो AR है आपका, ये एक रजिस्टर है। इसके अंदर आपको कोई मेमोरी लोकेशन मिलेगी, जैसे कि AR रजिस्टर के अंदर आपको 2050 मिला। अब इस 2050 के अंदर कौन सा डेटा स्टोर है 19, तो इस 19 को हम किस में ऐड करेंगे एक्यूमुलेटर में ऐड करेंगे। इतना हमें समझ में आया इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर दो टर्म्स और यूज होती है, उनको देखिए यहाँ पे क्या है वो टर्म्स कि अगर आपको ऑप्शन में मिले पास किस मोड के अंदर पासिंग एरे एज पैरामीटर, तो आप यहाँ पे इनडायरेक्ट को करेक्ट कीजिएगा। दूसरा पूछ लिया जाए कि किस मोड के अंदर पॉइंटर यूज होता है, तो वो भी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर ही पॉइंटर यूज हो रहा है। ये जो आप देख रहे हो कि इसकी लोकेशन यहाँ पे स्टोर है, फिर इस लोकेशन में अदर दूसरा डेटा स्टोर है, ये एक तरह से पॉइंटर ही बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या आता है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड के अंदर अगर हम बात करें कि क्या कहता है ये मोड आपका, तो ये कहता है आपका कि जो एड्रेस होता है, एड्रेस ऑफ डेटा इज नॉट डिफाइंड इन द इंस्ट्रक्शन। आपका एड्रेस ही डिफाइंड नहीं है इंस्ट्रक्शन के अंदर। ये बात किसमें कही गई है, ये बात आपकी कही जा रही है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड के अंदर।
क्या कही जा रही है कि आपका एड्रेस ऑफ डेटा इज नॉट डिफाइंड इंस्ट्रक्शन, लेकिन जो आपका इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे दे रहे हो उस इंस्ट्रक्शन को खुद को पता है कि उसे कैसे एग्जीक्यूट होना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए CMA, और यहाँ पे CMA में आपको कोई डेटा कोई एड्रेस मेंशन नहीं है, फिर भी CMA को पता है कि उसे कॉम्प्लीमेंट करना है, और वो किसका कॉम्प्लीमेंट करेगा? एक्यूमुलेटर का कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो ये समझ में आया हमें इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। आगे बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड की, और वो यहाँ पे कौन सा है? ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। एक बार इसको रब कर देते हैं, स्पेस थोड़ा सा मिल जाएगा हमें। और तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमने किसकी बात करनी है? ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड की। अब पहली बात देखिए, नाम से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे या तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट मोड यूज हो रहा है, तो उसमें कुछ डिक्रीज होगा। इसमें पहला हमें जो बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि ये मोड आपका सिमिलर है किस मोड के? सिमिलर टू रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। दिस मोड इज सिमिलर टू रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, except that the value is except that value is incremented or decremented automatically after its value is used to access memory। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ऑटो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में क्या होगी? वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होती है। ये स्पेलिंग को करेक्ट कर लीजिएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। ई दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखनी है कि ये जो मोड है कहाँ पे यूज होते हैं? ये मोड आपके यूज होते हैं ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन के अंदर। कहाँ पे यूज होंगे ये मोड आपके? ये मोड आपके यूज होंगे ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन के अंदर। सेवंथ मोड की अगर बात की जाए तो सेवंथ मोड हमारा है रिलेशन एड्रेसिंग मोड। सेवंथ मोड का क्या नाम है? रिलेशन एड्रेसिंग मोड। और सबसे पहली बात इसमें है कि इसमें कांस्टेंट ऑपरेंड्स यूज होते हैं। कैसे ऑपरेंड्स यूज होते हैं? यहाँ पे कांस्टेंट ऑपरेंड्स यहाँ पे यूज होते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। रिलेशन एड्रेसिंग मोड के अंदर हम जो प्रोग्राम काउंटर होता है, जो प्रोग्राम काउंटर के अंदर कंटेंट है उसको हम ऐड करते हैं। प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को ऐड किया जाता है किसके साथ? एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और फिर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक इफेक्टिव एड्रेस। क्या मिलेगा हमें? एक इफेक्टिव एड्रेस। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया
कि रिलेशन एड्रेसिंग मोड के अंदर इफेक्टिव एड्रेस लेने के लिए contents of program counter is added to the address part of instruction और ये ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन में भी यूज होते हैं। ये एड्रेसिंग मोड आपके ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन के अंदर भी यूज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आपका आता है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड, और इसके बारे में जो की पॉइंट है वो है आपका एरे इम्प्लीमेंटेशन। ये मोड कहाँ पे यूज होता है, एरे इम्प्लीमेंटेशन में कौन सा मोड यहाँ पे यूज होगा, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड आपका यूज होगा। तो इतना हमें समझ में आया। अब इसके जो एड्रेसिंग मोड में और रिलेशन एड्रेसिंग मोड में ना एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि रिलेशन में तो हम प्रोग्राम काउंटर के डेटा को ऐड कर रहे हैं, लेकिन इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड के अंदर आप इंडेक्स रजिस्टर के डेटा को ऐड करते हो, किसके साथ, एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू गेट द इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया कि इंडेक्स्ड मोड के अंदर हम इंडेक्स रजिस्टर के डेटा को ऐड करते हैं टू द एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू गेट इट्स इफेक्टिव एड्रेस। अब नेक्स्ट हमारा और लास्ट एड्रेसिंग मोड इसके अंदर आता है बेस एड्रेसिंग मोड, और इसका जो की पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा, रीलोकेशन कोड। ये जो की पॉइंट्स मैं बता रही हूं ना, आप देखना जब आपके सामने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, उसके अंदर ये वर्ड आपको अगर कहीं पे दिख जाए और ऑप्शंस, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा लेकिन आपको ये दो वर्ड्स याद है, रीलोकेशन कोड, तो आप टिक कर सकते हो कि हाँ ये दो वर्ड्स बेस एड्रेसिंग मोड से रिलेटेड थे। ऐसे ही अगर कांस्टेंट ऑपरेंड आपको दिख जाए तो रिलेशन एड्रेसिंग मोड से। तो ये मैं आपको की पॉइंट्स इसीलिए बता रही हूँ, वैसे तो ज्यादा डिटेलिंग में जाएंगे तो बहुत बड़ी क्लास ये हो जाती है, लेकिन हमारे क्वेश्चन यहीं से इन्हीं के इर्द गिर्द कहीं पे घूमते हुए हमें दिखाई देंगे। तो देखिए जो बेस एड्रेसिंग मोड है उसके अंदर आप क्या करोगे, उसके अंदर हम बेस रजिस्टर के डेटा को ऐड करते हैं टू द एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू गेट इट्स इफेक्टिव एड्रेस। तो जो लास्ट के तीन हमने मोड की बात करी, उनमें हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक रजिस्टर के डेटा को ऐड कर रहे हैं। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है, इंडेक्स रजिस्टर, बेस रजिस्टर, इनके डेटा को आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। ऑटो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम आपका डेटा क्या होता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीज हो जाता है। इम्प्लीसिट एड्रेसिंग मोड, इसके अंदर हमें कोई इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको एड्रेस डिफाइन नहीं होता। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर जो हमारा डेटा है वो किसी मेमोरी में स्टोर है और वो मेमोरी कभी किसी रजिस्टर में स्टोर है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर आपको जो डेटा है वो जिस भी मेमोरी में स्टोर है वो डायरेक्टली मेंशन है उसका एड्रेस। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के अंदर आपका डेटा सेम रजिस्टर में स्टोर होता है। और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर हमें जो डेटा है जिसपे हमें काम करना है वो डायरेक्टली आपको मेंशन होता है। तो ये थे हमारे एड्रेसिंग मोड। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा और यहाँ पे नाम आता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का। किसका नाम आता है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का। तो हमारे पास तीन टाइप के इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट होते हैं। कितने टाइप के फॉर्मेट है हमारे पास, तीन टाइप के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। फर्स्ट यहाँ पे है वन एड्रेस फॉर्मेट। पहला क्या है, वन एड्रेस फॉर्मेट, और इसके अंदर आपको केवल जो ऑप कोड दिखाई देगा। इसके अंदर हमें क्या मेंशन होता है, केवल ऑप कोड, मतलब कि ऑपरेशन कोड। सेकंड यहाँ पे जो आता है वो है टू एड्रेस फॉर्मेट। सेकंड क्या है आपका, टू एड्रेस फॉर्मेट, और इसके अंदर हमें ऑप कोड के साथ साथ एक
रजिस्टर भी यहाँ पे ऑपकोड के साथ साथ या तो रजिस्टर या फिर ऑपरेंड भी आपको मिलेगा। तो ये क्या हो गया, टू एड्रेस फॉर्मेट, मतलब कि ये टू एड्रेस स्पेस यहाँ पे यूज करेंगे। थर्ड आ गया, थर्ड एड्रेस थ्री एड्रेस फॉर्मेट। थर्ड कौन सा होता है यहाँ पे, थ्री एड्रेस फॉर्मेट। और इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, आपको एक ऑपकोड मिलता है, फिर हमें एड्रेस मिलते हैं, हायर बाइट ऑफ एड्रेस, हायर बाइट ऑफ एड्रेस एंड लोअर बाइट ऑफ एड्रेस। ये हमें थ्री एड्रेस कोड के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आया इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में। और हमने जो माइक्रो प्रोसेसर में ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात कर ली थी। इंस्ट्रक्शन साइकिल में देखिए, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर, ये चार यहाँ पे फेजेस होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि एक फैच साइकिल कितने क्लॉक साइकिल को यूज करती है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक फैच साइकिल चार स्टेट या चार क्लॉक साइकिल, चार टाइमिंग साइकिल को यूज करती है। अगर 16 बिट की बात हो रही है तो वो 6 साइकिल को यूज करती है। एक इंस्ट्रक्शन फैच साइकिल 4 या 6 यहाँ पे यूज करती है। कितने साइकिल को यूज करती है, 4 या 6 को। और जो एग्जीक्यूट साइकिल है वो किसको कितने यूज करती है, वो 3 स्टेट्स को यूज करती है। जो फैच यहाँ पे बात हो रही है, ये आपका फैच वैसे तो फर्स्ट पार्ट है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि इंस्ट्रक्शन साइकिल में ये फैच कौन सा पार्ट है, तो यहाँ पे देखिएगा फैच आपका ऑक्सिलरी पार्ट होता है। फैच यहाँ पे कौन सा होता है, ऑक्सिलरी पार्ट होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे मेन टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अभी जो 100+ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी उसमें और जो छोटे मोटे जो भी टॉपिक्स रह जाते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो वहां पे आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे, समझने वाले टॉपिक्स थे, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और क्लास ऑलरेडी 32 मिनट्स की हो गई है। अगर अभी हम अपने एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे तो क्लास काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में जो आज ही अपलोड होगी उसमें हम माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड 100 एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगती हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।